यूं तो भारत के अलग अलग राज्यों में हजारों खूबसूरत हवेलियां हैं, लेकिन सबसे मशहूर और अनोखी हवेलियों का दर्जा मिला है शेखावाटी की हवेलियों को। शेखावाटी यानी कि राव शेखा का बागीचा। साल 1435 में जन्मे राव शेखा ने सीकर, झुंझुनू और चूरू के जिस हिस्से पर अपना राज कायम किया था, उसे ही शेखावाटी के नाम से जाना गया। लेकिन दुनिया भर में शेखावाटी को मशहूर किया यहाँ की खूबसूरत हवेलियों ने, जो यहाँ के सेठों ने बनवाई थी। क्या आप जानते हैं कि शेखावाटी में 2500 से भी ज्यादा हवेलियां, छतरियां और कुएं हैं। कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास भले ही यहाँ के किलों में लिखा गया हो, लेकिन यहाँ की समृद्धि और वैभव की कहानियां इन हवेलियों में ही लिखी गई थी। उस जमाने में सेठों ने जो हवेलियां बनवाई थी, उनकी कीमत आज करोड़ों में है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि शेखावाटी के इस रेगिस्तानी इलाके में पानी तो था नहीं, अकाल पड़ता था सो अलग। फिर यहाँ के लोग इतना अमीर कैसे बने कि उन्होंने हवेलियों पर करोड़ों रुपए खर्च दिए? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास की सैर पर। ये बात सदियों पुरानी है। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में अफगानिस्तान और भारत के बीच ऊन और कपास का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था। ये सारा व्यापार जमीन के रास्ते किया जाता था। कहते हैं कि शेखावाटी का ये इलाका भारत से अफगानिस्तान जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। इसीलिए व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए, ताकि व्यापार करने में आसानी हो और अफगानिस्तान जाने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए। उस दौर में यहाँ के व्यापारियों ने खूब पैसा कमाया। पैसे वाले इन कारोबारियों को मारवाड़ी भाषा में सेठ कहा जाता था। कहते हैं कि सेठों ने अपने परिवारों के आशियाने के लिए बेहद खूबसूरत और आलीशान कोठियां बनवाई। इन्हीं कोठियों को हवेलियां कहा गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हवेली शब्द राजस्थानी भाषा का नहीं, बल्कि फारसी भाषा का शब्द है। कहते हैं कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों तक इन सेठों का सबसे पहला ठिकाना चूरू हुआ करता था। चूरू में भी इन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार हवेलियां बनवाई थी। चूरू की सुराणा हवेली में तो 1100 खिड़कियां और दरवाजे थे। इसीलिए इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते थे। लेकिन सेठों की समृद्धि से चूरू के राजा को बहुत जलन होने लगी। राजा ने व्यापार पर टैक्स दोगुना कर दिया। सेठों को राजा का ये फैसला बिल्कुल नाइंसाफी लगा। उस वक्त पोदार, रुइया और खेतान जैसे बड़े बड़े व्यापारी खानदान राजा के इस फैसले से काफी परेशान हो गए। वो अपनी समस्या लेकर गए सीकर के राजा के पास। सीकर के राजा ने उन्हें बसने के लिए एक छोटा सा गांव दे दिया, जिसका नाम था नासा की ढाणी। लेकिन इन सेठों ने तो नासा की ढाणी को ही हवेलियों का नगर बना डाला। कहते हैं कि जब सेठ चूरू छोड़कर गए, तब उन्होंने ये कसम खा ली थी कि वो चूरू से भी खूबसूरत शहर बसाकर दिखाएंगे। उन्होंने उस वीरान इलाके में एक से बढ़कर एक हवेलियां, कुएं और छतरियां बनवाई। इस तरह एक नया नगर बस गया, जिसे नाम दिया गया रामगढ़ शेखावाटी। इन सेठों ने एक के बाद एक करीब 150 हवेलियां यहाँ पर बनवाई। आसपास के इलाकों में भी सेठों का दबदबा बढ़ता गया। मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ और झुंझुनू समेत कई जगहों पर सेठ बसते गए। ये जहां पर भी जाते, वहीं पर हवेलियां बनवाते थे। ये वो दौर था जब लोग संयुक्त परिवारों में मिलजुल कर रहा करते थे। सेठ भी इसी सोच के साथ बड़ी हवेलियां बनवाते थे कि अगर पीढ़ियों तक परिवार साथ रहे तो भी जगह कम ना पड़े। आंगन भी खूब बड़े होते थे, ताकि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा सके। लेकिन कमरों के दरवाजे छोटे हुआ करते थे, ताकि अगर डकैत आ जाए तो आसानी से भाग ना सके और लोग झुककर चलना सीखे। मीटिंग के लिए हॉल और ऑफिस जैसी तमाम सुविधाएं भी इन हवेलियों में थी। डकैती और चोरी के डर से मारवाड़ी व्यापारी हमेशा अपना सामान छिपा कर रखा करते थे। इसके लिए खास तौर पर हवेलियों के नीचे गोदाम और तहखाने बनाए जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि इन तहखानों में सेठों का खजाना भी छिपा कर रखा जाता था। आज भी लोग इन तहखानों में खजाना होने का दावा करते हैं। इन हवेलियों के कमरों में कपड़े के बड़े बड़े पंखे बांधे जाते थे, ताकि गर्मी से बचा जा सके। लेकिन हवा झुलाने का काम खास तौर पर बहरे आदमी को दिया जाता था, ताकि सेठों की जो व्यापार की गुप्त बातें हैं वो कोई सुन ना सके और ये बातें दूसरों तक ना पहुंच पाए। सोचिए दोस्तों
क्या शानदार तरीके से व्यापार करते थे ये मारवाड़ी सेठ। तो दोस्तों अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये मारवाड़ी सेठ हवेलियाँ क्यों बनवाते थे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हवेलियाँ तो राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी है, तो हम शेखावाटी की हवेलियों का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं। यूं तो जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर आदि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत हवेलियां हैं। लेकिन शेखावाटी की हवेलियों को अलग बनाती है यहाँ की फ्रेस्को पेंटिंग्स। कहते हैं कि सेठों ने अपनी हवेलियों को खूबसूरत बनाने के लिए चित्रकारी का सहारा लिया, लेकिन ये चित्रकारी आज की चित्रकारी से काफी अलग थी। उस दौर में आर्टिफिशियल रंग नहीं होते थे, इसीलिए चित्रकार प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके चित्र बनाया करते थे। जैसे काला रंग बनाने के लिए काजल का इस्तेमाल किया, लाल रंग बनाना है तो गुलाब के पत्ते, और पीले रंग बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया करते थे। ये चित्रकारी गीले प्लास्टर पर ही की जाती थी, जिससे रंग प्लास्टर के साथ ही सूख जाता और इधर उधर फैलने के बजाय अंदर जड़ पकड़ लेता। इन चित्रों को बनाने के बाद नारियल के तेल से इन पर पॉलिश की जाती थी, जिससे इन पर एक तरह का लेमिनेशन हो जाता था। यही वजह है दोस्तों कि 200-300 साल बीत जाने के बावजूद भी इन हवेलियों पर बने चित्रों के रंग कभी फीके नहीं पड़े। नवलगढ़ की पोदार हवेली में एक खूबसूरत ट्रेन का चित्र बना हुआ है। ये हवेली बनी थी साल 1920 में। उस समय तक नवलगढ़ में रेलगाड़ी नहीं आई थी। कहते हैं कि गांव वालों को रेलगाड़ी देखनी थी, तो उन्होंने सेठ जी से ये दरख्वास्त की कि वो ट्रेन का चित्र बनवाए। कहते हैं कि सेठ पोदार ने चित्रकार को खास तौर पर ट्रेन देखने के लिए मुंबई भेजा। चित्रकार ट्रेन देखकर आया और उस छवि को दीवार पर उकेर कर एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना महत्व दिया जाता था उस समय में इन पेंटिंग्स को। शेखावाटी की इस तरह की चित्रकारी ही फ्रेस्को पेंटिंग्स के नाम से मशहूर हुई। इसे शेखावाटी शैली भी कहते हैं। वैसे तो राजस्थान में भित्ति चित्रों की 9 अलग अलग शैलियां विकसित हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर शेखावाटी शैली ही थी। यहाँ के सेठ ये कोशिश करते थे कि हवेली में ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग्स बनवाई जाए, इसीलिए तो बहुत सारी हवेलियों का इंच भर भी खाली नहीं मिलता। कई हवेलियों में तो 500 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1830 से लेकर साल 1900 तक करीब 70 सालों का दौर भित्ति चित्रों का गोल्डन पीरियड माना जाता था, जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत चित्र बनाए गए। कहते हैं कि उस दौर में ईंटें तो थी नहीं, इसलिए चूना पत्थर और मिट्टी से ही ये हवेलियां बनाई जाती थी। इनमें खिड़कियां भी सैकड़ों की तादाद में होती थी। यही वजह थी कि राजस्थान की भयंकर गर्मी में भी इन हवेलियों के अंदर की ठंडक बरकरार रहती थी। सेठों का बहुत सारा एंटिक सामान जैसे कि उनकी बग्गी, तिजोरियां और भी बहुत कुछ आज भी इन हवेलियों में रखा गया है, जो उस दौर की समृद्धि की कहानी कहता है। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो शेखावाटी का इतिहास महाभारत के समय से ही शुरू हो जाता है। कहते हैं कि उस समय ये इलाका राजा विराट के राज्य के अधीन था। राजा विराट के राज्य में ही अर्जुन ने अज्ञातवास बिताया था। 12वीं सदी में ये इलाका सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अधीन हो गया, लेकिन आज दुनिया शेखावाटी को जानती है तो यहाँ की हवेलियों के कारण, जिन्हें राजस्थान की विरासत माना जाता है। शेखावाटी को इन हवेलियों के कारण ही दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इन्हें देखने के लिए हर साल 40,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं दोस्तों, और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। आज शेखावाटी की बहुत सारी हवेलियों को होटल और म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें देखने के लिए विदेशों से, खास तौर पर फ्रांस से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए। पहला कि 200 साल बाद आज ये हवेलियाँ वीरान क्यों पड़ी है। क्या ऐसा हुआ कि सेठ साहूकार अपनी करोड़ों की हवेलियां खाली छोड़कर चले गए। और दूसरा ये कि राजस्थान के एक कोने में बनी इन हवेलियों को विदेशों में किसने फेमस किया। इन सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इस रिपोर्ट का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं।
चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई जानकारी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल एड्रेस पर मेल जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।